अन्नदाता, पग पग पर है संग तुम्हारे अन्नदाता। लहू किसानों का बन के पसीना सींचता है धरती का सीना। मेहनत का तेरी हक दिलवाने, नई तकनीक नई खोज बताने। पशुधन को गुणवान बनाना, पौध सुरक्षा को सिखलाना, खेती के सब गुर समझाने, भारत का सरताज बनाने। आठों पहर है संग तुम्हारे अन्नदाता, अन्नदाता। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ श्वेता। आप सभी दर्शकों को 67वें गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देती हूं। आज 26 जनवरी है। आज ही के दिन सन 1950 में विश्व का सबसे बड़ा संविधान हमारे आर्थिक, नैतिक एवं सामाजिक मूल्यों को बनाने और उसे सुचारू रूप से संचालित करने के लिए लागू किया गया। इसी संविधान में देश के किसानों और कृषि का विकास करने का आधार भी हमारे महानायकों ने निश्चित किया और उसी पथ पर चलते हुए आज हमारे किसानों व कृषि वैज्ञानिकों ने देश को खाद्यान्नों, दूध उत्पादन, फल सब्जियों के उत्पादन में न सिर्फ आत्मनिर्भर बनाया है, बल्कि बाहरी देशों में इनका निर्यात कर देश को आर्थिक रूप से भी मजबूत बनाने में अहम योगदान निभाया है। और हम सभी मिलकर 67वें गणतंत्र दिवस पर संकल्प लेते हैं कि देश के विकास में आगे भी इसी तरह से भूमिका निभाते रहेंगे। इसी आशा के साथ चलिए अब रुख करते हैं आज के कार्यक्रम की मुख्य झलकियों की ओर। ड्रिप और मल्चिंग के माध्यम से मटर की खेती कर रहे एक सफल कृषक की कहानी। जापानी पुदीना की सफल खेती के लिए किसानों को जरूरी तकनीकी सलाह। किसान भाइयों, आज हम आपको झारखंड राज्य जिला रांची और मांझी के एक प्रगतिशील कृषक बैजनाथ महतो से मिलवाने जा रहे हैं, जिन्होंने मटर की खेती ड्रिप और मल्चिंग लगाकर की और प्रति एकड़ से लाखों की आय प्राप्त की है। तो आइए जानते हैं उनसे कि मटर की खेती में सफलता का राज। आज मैं आप लोगों को मटर की खेती जो है सो कैसे करके अच्छा मुनाफा कमाया जा सकता है और किसान बंधु मटर का खेती करके कैसे अपना जीवन स्तर ऊंचा कर सकते हैं, तो आज मैं आपको मटर की खेती की एक सफल खेती की जानकारी जो है सो दे रहा हूं। किसान बंधु, मटर लगाने का सबसे सही समय है आप अक्टूबर फर्स्ट वीक से 15 अक्टूबर तक अगर लगा लेते हैं तो उस मटर का आमदनी जो है सो उसका मूल्य बहुत अच्छा ही जो है सो किसान बंधुओं को जो है सो मिलता है। और लगभग मैं 4 एकड़ में मटर का खेती जो है सो किया हूँ। ये किसान मटर की खेती मल्चिंग और ड्रिप के माध्यम से करते हैं। साथ ही ये मटर की खेती में जैविक कृषि के उपायों को भी अपनाते हैं। तो इन्हें इस प्रकार से खेती करने में क्या लाभ होते हैं, आइए जानते हैं उन्हीं से। ये जो आप मेरा खेत देख रहे हैं पूर्ण रूप से जो है सो प्लास्टिक से ढका हुआ देख रहे हैं, क्योंकि मैं मल्चिंग में जो है सो मटर का खेती जो है सो किया हूँ। ये किसान सबसे पहले भूमि की तैयारी कर बेड का निर्माण करते हैं और उसमें ड्रिप लाइनों को बिछाते हैं। इसके बाद प्लास्टिक पॉलिथीन बेड पर बिछाते हैं। तदुपरांत मटर की बोनी कतारों में करते हैं, जिससे प्रति एकड़ बीज मात्रा बहुत कम लगती है। 1 एकड़ क्षेत्र के लिए ये किसान 5 से 6 किलोग्राम बीज का प्रयोग करते हैं। बीज को बोने से पूर्व फफूंदनाशक दवा से उपचारित करते हैं। बाद में बीज से बीज दूरी 1 फीट और कतार से कतार 3 फीट रखते हुए बोनी का कार्य करते हैं।
इसके बाद मटर के अच्छे उत्पादन के लिए बैजनाथ महतो जी किस प्रकार उर्वरक प्रबंधन करते हैं, आइए जानते हैं। इसमें जो है सो बेसल डोज करीब केचुआ खाद जो है सो 1 टन जो है सो 1 एकड़ में 1 टन केचुआ खाद का प्रयोग किया, और ब्राउन गोल्ड एक जैव उत्पाद जो है सो है, जो कि बेसल डोज में इसका प्रयोग किया जाता है, जो कि आप लोग जो है सो जब रासायनिक खेती करते हैं तो फॉस्फेट, पोटास, यूरिया का जो आप लोग प्रयोग करते हैं उसके जगह में मैं ब्राउन गोल्ड का यूज करता हूं। ब्राउन गोल्ड प्रति एकड़ जो है सो 2 क्विंटल का जो है सो मैं प्रयोग करता हूं। नीम जी जो कि नीम का पाउडर है 10 केजी प्रति एकड़ उसका प्रयोग करता हूं। ह्यूमिक गोल्ड उसका भी 10 केजी प्रयोग करता हूं। फसल की बढ़वार सुचारू रूप से होती रहे, इसके लिए ये किसान ड्रिप के माध्यम से मौसम की स्थिति और भूमि में नमी की मात्रा को देखते हुए सिंचाई करते हैं। साथ ही ड्रिप के माध्यम से ही सूक्ष्म पोषक तत्वों और उर्वरकों का व्यवहार करते हैं। सिंचाई बंधु मटर जब भी आप मटर लगाएंगे और ड्रिप इरिगेशन से, चूँकि प्रतिदिन जो है सो ये ठंडा का मौसम में मटर को प्रतिदिन सिंचाई नहीं करनी चाहिए, 2 से 3 दिनों के अंतर में जो है सो हम सिंचाई जो है सो करते हैं। और इसके अलावे निकाय गुड़ाई का भी जो है सो ध्यान देना पड़ता है। जैसे ही 8 से 10 दिनों में कुछ खरपतवार जो है सो हमारे खेतों में उग आते हैं तो उनका जो है सो देखभाल करना होता है। ट्रिगर नाम की दवा है जिसको कि एक बार फर्टिगेशन करने के बाद 40 दिनों तक कोई भी खाद जो है सो नहीं दिया जाता है। और कभी कभी जो है सो हम इसके अलावे जो है सो गोमूत्र का भी जो है सो प्रयोग करते हैं। इतना कुछ प्रबंधन करने के बाद भी फसल में बहुत रोग और कीटों का प्रकोप होता है। यदि फसल को अधिक हानि पहुंचाने वाले कीटों की बात करें तो इसमें रस चूसक कीट और फली छेदक इल्ली प्रमुख हैं, जिनकी शुरुआती रोकथाम हेतु ये जैविक कीटनाशी जैसे गौमूत्र और नीम आधारित दवाओं का प्रयोग करते हैं। इसके अलावा समय समय पर जो है सो हर एक 8 से 10 दिनों के अंदर में जो है सो स्प्रे जो है सो करना पड़ता है, क्योंकि मटर की खेती में भी जो है सो बहुत सारा बीमारियां लगती है। जैसे कि आपका हो गया कीटनाशक भी लगता है, फफूंदीनाशक भी है, तो उसके लिए जो है सो जो बायो प्रोडक्ट है जो कि जैविक दवा है, एक बिग बॉस T20 और एक केम नाम की एक दवा है, उसका जो है सो प्रयोग करते हैं। साथ ही साथ जो है सो कभी कभी जो है सो हम लोग सल्फर का भी जो है सो प्रयोग जो है सो करते हैं। इतने कुछ प्रबंधनों को करने के बाद बैजनाथ महतो जी को प्रति एकड़ कितना उत्पादन मिलता है और उनको इसकी खेती में लागत, खर्च और आय कितनी होती है, आइए जानते हैं उन्हीं से। किसान बंधु, चूंकि मैं आपको बता रहा हूं कि मैं जैविक खेती करता हूं, और जैविक खेती करने में मुझे सबसे पहला तो हम मल्चिंग जो है सो लगाते हैं अपने खेतों में, तो 1 एकड़ में करीब करीब जो है सो 20,000 रुपया मल्चिंग का जो है सो खर्च जो है सो होता है। केचुआ खाद भी जो है सो 5,000 रुपया करीब करीब जो है सो केचुआ खाद का जो है सो लग जाता है। इसके अलावे बीज कम से कम जो है सो 1,000 से 1,500 रुपया जो है सो बीज में खर्च हो जाता है। और करीब करीब लेबर में लगाने से लेकर के हार्वेस्ट तक में करीब करीब लेबर में जो है सो 30,000 रुपया जो है सो खर्च होता है। और ट्रांसपोर्टेशन का खर्च भी करीब करीब 10,000 रुपया है। सभी मिला के लगभग 1 एकड़ मटर की खेती करने में लगभग 70,000 रुपया जो है सो खर्च जो है सो होता है। जैसा कि आप मेरा मटर का जो है सो खेत देख रहे हैं, अभी तक मैं इसमें जो है सो 6 तोड़ाई कर चुका हूं और लगभग जो है सो 6 टन उत्पादन जो है सो ले चुका हूं। और आगे लगभग कम से कम 3 से 4 तुड़ाई और होगा, जिससे कि कम से कम 3 से 4 टन और जो है सो उत्पादन होगा। तो 10 टन अगर यदि आप मटर उत्पादन अगर यदि लेते हैं, आप उत्पादन कर लेते हैं अपने खेतों से, तो आप उसका अगर यदि एवरेज मूल्य भी निकालते हैं 20 रुपया 30 रुपया के हिसाब से भी, तो करीब करीब जो है सो आपको 2 लाख रुपया जो है सो टोटल जो है सो ग्रोस इनकम जो है सो वो होगा मटर के द्वारा। अगर यदि इसमें कुल खर्च अगर यदि घटा दिया जाए 70,000 रुपया, तो 1,30,000 रुपया जो है सो बचता है, जो कि शुद्ध मुनाफा जो है सो किसानों को जो है सो होगा। किसान बंधु, अगर उस 30,000 रुपया को भी अगर 1,30,000 में 30,000 को भी अगर यदि किसान हटा दे, तो 1 लाख रुपया शुद्ध मुनाफा जो है सो 1 एकड़ मटर का खेती करके कमाया जा सकता है। ये थी कुछ उपयोगी जानकारियां। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे और कार्यक्रम में आगे है महत्वपूर्ण जानकारियां। बने रहिए हमारे साथ। जापानी पुदीना की सफल खेती के लिए किसानों को जरूरी तकनीकी सलाह।
बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है। चलिए अब रुख करते हैं अगली कड़ी की ओर। जापानी पुदीना, जिसे मेंथा भी कहते हैं, अगर इसकी खेती की बात करें तो हमारे बहुत से किसान भाई इसकी खेती में काफी रुचि ले रहे हैं, क्योंकि इस फसल से कम लागत और कम समय में प्रति एकड़ क्षेत्र से 40 से 45 हजार रुपए का शुद्ध लाभ मिल जाता है। तो जापानी पुदीना से अधिक लाभ लेने के लिए इसकी खेती में कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना है, इस बारे में बता रहे हैं विषय विशेषज्ञ डॉक्टर VKS तोमर। हम लोग बात कर रहे हैं मेंथाल मिंट की, जिसको बोलचाल की भाषा में लोग पिपरमिंट के नाम से जानते हैं। पूरे देश में करीब 3 लाख हेक्टेयर में खेती हो रही है। किसान भाइयों, अगर आपके क्षेत्र में तेल निकालने की मशीन स्थापित की गई है तो आप मेंथा की खेती अवश्य करें। और यदि बड़े पैमाने पर मेंथा की खेती करना है तो आप खुद भी ये मशीन स्थापित कर सकते हैं और अन्य मेंथा की खेती करने वाले किसानों से भी लाभ कमा सकते हैं। किसान भाइयों, ये इसके लगाने का मौसम आ गया है। इस समय अब इसकी नर्सरी आप लोगों को डालनी है। उसमें यह है कि इस समय नर्सरी डालना है। इसकी जड़ें, जैसा आप लोग जानते हैं कि इसकी जड़ों से नर्सरी डालते हैं, हेक्टेयर में 1 कुंटल करीब जड़ें लगती हैं। इस समय प्रचलित प्रजाति है वो कोसी प्रजाति है, जो पूरे क्षेत्र का करीब 80% हिस्सा केवल एक वैरायटी के तहत है। इसके अतिरिक्त सिमेप ने 2 नई जातियां निकाली हैं। इसमें एक सिमेप सरयू और दूसरे सिमेप सिम क्रांति है, जो सिम क्रांति इसी वर्ष निकाली गई है। जो नर्सरी में डालने की आप लोगों को सावधानी बरतनी है। क्षेत्रफल 1 हेक्टेयर के लिए करीब करीब 250 वर्ग मीटर जमीन होनी चाहिए, 250 वर्ग मीटर जमीन होनी चाहिए। आप जैसा धान के लिए नर्सरी डालते हैं वैसे खेत तैयार कर लें। जो जड़ है उसको आप करीब 1 से 2 इंच के टुकड़े, 1 से 1.5 इंच के टुकड़े आप काट लें। काटने का सबसे बढ़िया तरीका होता है कि जो चारा काटने की मशीन होती है उसमें एक गड़ासा निकाल दें, उसके बाद उसकी कुट्टी बना दें और खेत में पानी भर कर आप उसको गंदा कर दें। गंदा करने के बाद जब पानी सेट होने लगे या पानी नीचे बैठने लगे, उस अवस्था में इन जड़ों का छिड़काव बुरका देते हैं खेत में। और 2 दिन के बाद उसमें नारियल के झाड़ू से उनको आप जड़ों को पीट दीजिए, जिससे कि वो मिट्टी के अंदर चली जाएं। और उसके ऊपर आप सड़ी हुई गोबर की खाद की करीब 1 इंच की जो सतह है, परत है, वो आप जरूर बिछा दें। उससे फायदा होता है कि उसका जमीन का तापमान बढ़ जाता है और अंकुरण जल्दी हो जाता है। और ये करीब करीब 40 दिन बाद जो है, जब पौधा 5 से 6 इंच का हो जाए, उस समय वो आपकी लगाने के लिए तैयार हो जाएगा। फिर मुख्य खेत में कैसे लगाएं? मुख्य खेत के लिए आप फरवरी से लेकर मार्च के अंतिम सप्ताह तक, जब भी आपका खेत खाली हो, उस समय आप इसको लगा सकते हैं। लगाने का तरीका ये है कि आप जैसा धान लगाते हैं वैसे आप खेत तैयार कर लें और क्यारियां बना लें सिंचाई की सुविधा के अनुसार। और उसमें आप फास्फोरस और पोटास, जो फास्फोरस की मात्रा है और पोटास की, वो है 1 हेक्टेयर के लिए 40 किलोग्राम फास्फोरस और 40 किलोग्राम पोटास लगाने के पहले आप मतलब जब आप रोपाई करें उसके पहले आप खेत में उसको आप वो कर दीजिए, छिड़काव कर दीजिए। उसके बाद आप रोपाई करें। लाइन से लाइन की दूरी अगर आप फरवरी में लगा रहे हैं उसमें आप 45 सेंटीमीटर रहे या 1.5 फुट, और पौध से पौध आपकी 8 इंच की दूरी पर आप या 20 सेंटीमीटर की दूरी पे लगाएंगे। जो इसमें खरपतवार नियंत्रण के लिए प्रयोग किया जा सकता है, उसको आप 1 हेक्टेयर के लिए 3.3 लीटर दवा 600 लीटर पानी में मिलाएं और रोपाई के तुरंत बाद उसको खेत में उसका 2 दिन के अंदर 2 से 3 दिन के अंदर उसको आप उसका छिड़काव कर दें। जिसने भी चौड़ी पत्ती वाली खरपतवार हैं वो उसमें कम से कम 45-50 दिन तक आपके खेत में नहीं आएंगे। करीब 40-45 दिन बाद इसमें एक निराई करके एक गुड़ाई अवश्य कर दें। उसके बाद फिर उसमें आप जो नाइट्रोजन देना है, अगर आप 1 कटाई लेने जा रहे हैं तो 1 हेक्टेयर के लिए 80 किलोग्राम नाइट्रोजन
या उसको यूरिया के रूप में आप बदल लीजिएगा। 2.22 से गुणा करके उसको बदला जा सकता है और उसको 3 हिस्सों में डालिए। हर 15-15 दिन में आप इसको खाद का प्रयोग, सिंचाई जब नमी हो पर्याप्त उस समय इसकी आप उसका बुरकाव कर सकते हैं। और करीब करीब 80 से 90 दिन के बाद पौधा जो है कटाई के लिए तैयार हो जाएगा। आगे और भी हैं कुछ रोचक जानकारियां, पर यहां पर रुकेंगे एक और ब्रेक के लिए। जल्द हाजिर होते हैं। दुधारू पशुओं में खुरपका मुंहपका रोग के कारण लक्षण और निदान। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। बढ़ते हैं अगली प्रस्तुति की ओर। हमारे राज्य के अधिकतर किसान कृषि के साथ साथ गाय भैंसों का पालन करते हैं, लेकिन इस समय दुधारू पशुओं में खुरपका मुंहपका बीमारी का प्रकोप देखने में आ रहा है और इसका समय रहते नियंत्रण नहीं किया गया तो ग्रसित पशु कमजोर हो जाते हैं। तो आप दुधारू पशुओं में इस बीमारी की रोकथाम कैसे करें, इस बारे में जानकारी दे रहे हैं एक पशु विशेषज्ञ डॉक्टर सुभाष कच्छावा। किसान भाइयों को आज जो पशुओं में, जो जुगाली करने वाले पशुओं में जो एक कॉमन सी समस्या है जिसको खुराड़िया मुराड़िया और इंग्लिश में एफएमडी कहते हैं, उसके बारे में आपको बताना चाहूँगा। इस बीमारी में सबसे पहले लक्षण आते हैं कि मुंह में छाले हो जाते हैं और छाले होने से पशु खा नहीं पाता और उसके मुंह से लार गिरती रहती है और ये खुर काचे पड़ने के बाद वहाँ मक्खियाँ अंडे दे देती है और वहाँ कीड़े पड़ जाते हैं और उसके बाद वहाँ पैर सड़ने लग जाता है। अब इसके टीके लगते हैं, 2 बार साल में 2 बार टीके लगते। यदि किसी पशु को एक बार ये बीमारी हो गई है तो उस पशु को, जो हेल्दी पशु है, उनसे अलग बांध के रखें। उसको जो चारा डालते हैं, जिस बाल्टी में पानी पिलाते हैं, वो सब अलग रखनी चाहिए और उसके जो खुर हैं, खुर को अच्छी तरह से पीपी पोटेशियम परमैंगनेट पानी में डाल के धोएं, प्लस उसमें फ्लाई रेपेलेंट यानी मक्खी नहीं बैठे तो उसके लिए बहुत सारे मार्केट में स्प्रे भी है, रुई में डाल के खुर के बीच में रख दो। फिनाइल भी, डाइल्यूटेड फिनाइल भी आप रख सकते हो। खुरपका मुंहपका बीमारी से ग्रसित पशु को मुलायम हरा चारा एवं दाना खिलाना चाहिए, जिससे पशु की आवश्यकता की पूर्ति हो सके और उत्पादन पर कोई विपरीत प्रभाव ना पड़े। प्लस उसका मुंह पीपी से, डाइल्यूटेड पीपी से थोड़ा सा 1 चिमटी दाना पोटेशियम परमैंगनेट का पानी में घोल के मुंह में 2-3 बार उसको डाल दो तो पशु के मुंह में डालने से वो बाहर फेंक देगा। यदि वो अंदर भी ले लेता तो कोई नुकसान की बात नहीं है। इससे आप इन्फेक्शन का लोड कम से कम होएगा और पशु जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए। अन्नदाता हेल्पलाइन निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछी गई समस्याओं में से 1 या 2 महत्वपूर्ण समस्याओं को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं। इसी के तहत आज की चयनित समस्या और उसका जवाब इस प्रकार है। अन्नदाता निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से पूछे गए प्रश्नों में से आज हमने जिस प्रश्न को कार्यक्रम में शामिल किया है उसे पूछा है जिला जमुई के कृषक ओम प्रकाश ने। यह गेहूं की फसल में उर्वरक प्रबंधन के बारे में जानकारी चाहते हैं। तो ओम प्रकाश जी, आपकी जानकारी हेतु प्रस्तुत है कार्यक्रम का यह अंश। जिन किसान भाइयों ने गेहूं की बुआई कर ली है, उनकी लगभग खेत में फसल खड़ी हुई होगी और 21 से 25 दिन के बीच में वो किसान भाई उसकी पहली सिंचाई करें और उस सिंचाई करने के साथ ही 1-2 रोज बाद उस खेत में जब पैर खड़े होने लगे तब लगभग 65 किलोग्राम यूरिया किसान भाई उसमें टॉप ड्रेसिंग के रूप में, ऊपरी वेशन के रूप में दें। अगली जो खाद की मात्रा
लगभग 65 किलोग्राम यूरिया और बचती है, वो दूसरी सिंचाई करने के बाद फसल में गाभा बनने के समय उस टाइम पर दें। किसान भाई इस प्रकार अपने खाद और उर्वरक की मात्रा संतुलित कर सकते हैं। अभी जिन लोगों ने जिंक बुआई के समय पर नहीं दी है और खेत में फसल में जिंक की कमी नजर आती है, तो वो किसान भाई 2.5 किलोग्राम जिंक सल्फेट, 1.25 किलोग्राम बुझा हुआ चूना और 12.5 किलोग्राम यूरिया का 500 लीटर पानी में घोल बना लें और इसको पूरी फसल में स्प्रे करें। राज्य की विभिन्न मंडियों में कृषि उत्पादों की चढ़ते उतरते बाजार भाव की संक्षिप्त जानकारी इस प्रकार है। अब आइए देखते हैं कल दिखाए जाने वाले कार्यक्रम की मुख्य झलकियां। प्याज की अधिक उपज देने वाली किस्में और वैज्ञानिक रोपाई तकनीक, डच रोज की रोपाई तकनीक और रोपाई के बाद किए जाने वाले जरूरी प्रबंधन। हम ये उम्मीद करते हैं कि आज का कार्यक्रम आप सभी दर्शकों के लिए उपयोगी रहा होगा। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या एवं सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता ETV बिहार झारखंड, रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल है annadatabihar@etv.co.in। इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 180010845999 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। मैं पुनः आप सभी को अन्नदाता की पूरी टीम की ओर से 67वें गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं देती हूं। अब दीजिए मुझे इजाजत। कल फिर इसी समय आपसे मुलाकात होगी कृषि संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार। आप देख रहे हैं ETV न्यूज बिहार झारखंड, खबर ही जीवन है।